नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन को रिमूव किया है। तो रिफ्लेक्शन को रिमूव किया है बिकॉज 10th में काफी कुछ पढ़ते हैं आप रिफ्लेक्शन के बाद। तो रिफ्रैक्शन से स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर। रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, ये कुछ चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं। तो रिफ्रैक्शन से हम स्टार्ट करेंगे बात। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आपको पता है। रिफ्रैक्शन में आपको स्नेल्स लॉ को समझना है और फिर रिफ्रैक्शन के फिनोमेना हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है ये सबको पता है कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन हम सब जानते हैं। अब रिफ्रैक्शन में जो लॉज है उसकी हम बात करेंगे और उसमें भी स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि चलिए पहले एंगल बना देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करती हुई आ रही है और सेकंड मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जा रही है। ठीक है, फर्स्ट मीडियम में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड मीडियम में बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वन मोर स्टूडेंट, ओके, दिस इज ये कोई स्टूडेंट है भूपेंद्र, मैं जानता नहीं हूँ कौन है ये भूपेंद्र, आप बताएंगे? Who is भूपेंद्र? हाँ, तो फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, सेकंड फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर लाइट रे नॉर्मल की तरफ बैंड की है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये कब होता है? जब n2 इज ग्रेटर देन n1 होता है। अगर इसका उल्टा हो जाए, फर्स्ट मीडियम में n1 लिखूंगा, सेकंड मीडियम में n2 लिखूंगा, लाइट रे इस तरह से आ रही है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और लाइट रे इस तरह से बैंड हुई है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपको दिखाई दी है। तो ऐसा अगर दिख जाए इसका मतलब जो फर्स्ट मीडियम है वो comparatively denser medium है, second medium rare medium, because light ray away from the normal band हुई है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हमें पता है। स्नेल्स लॉ की बात करें तो स्नेल्स लॉ का एक्सप्रेशन होता है sin i अपॉन sin r, और ये रेशो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसको इन शॉर्ट n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इनका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है? स्नेल्स लॉ का होता है। ओके, इसमें कुछ फिनोमिनाज है, रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमिनाज है, और इसमें एक फिनोमिनाज आता है सनसेट सनराइज वाला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से रिलेटेड एक फिनोमिना होता है। अब कौन है ये? आप लोग बताएं, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको पूछना हो तो। बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आज, है ना, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। किसी को भी कुछ हो, मैं तो आगे से आगे बताता रहूंगा। सर एक बार मिराज इफेक्ट बता दो। वो तो आप बहुत आगे चले गए, मैं तो अभी रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन के बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, फिर उस पर भी आएंगे विराज पर, है ना। एक दो बच्चों ने और ने भी पूछा था, उसको हम बताएंगे। तो रिफ्रैक्शन में पहले सनसेट सनराइज आता है, वो थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दिस इज आवर अर्थ, है ना। तो अर्थ पर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, और अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर होता है कुछ हाइट तक, अप्रॉक्सीमेट हम कहते हैं 100 किलोमीटर हाइट तक एटमॉस्फेयर होता है। उसके बाद बहुत बहुत रेयर हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, लैंड।
है ना, मान लिया ये एटमॉस्फेयर, और ओ जहाँ ऑब्जर्वर है वो है अर्थ का सरफेस। अर्थ के सरफेस की जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है ना, ऑब्जर्वर को टच करती हुई जा रही है, दिस इज कॉल्ड हॉराइजन। और अगर सन अभी राइज हुआ नहीं है, सन अभी हॉराइजन के नीचे है, तो एक्चुअल सनसेट है, एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है, सनसेट कंडीशन नहीं है, सनराइज नहीं हुआ है, दैट दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन से है ना सन राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है। तो अभी सनराइज हुआ नहीं, सन धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बट ऑब्जर्वर को सन की इमेज हॉराइजन से ऊपर दिख जाती है, और एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले है ना सन की इमेज राइज हो जाती है। वो कैसे होती है? तो वो होती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट्स इट। तो लाइट रेज जो सन से आती है वो स्ट्रेट चलती है वैक्यूम में, तो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट चलती है। जैसे ही लाइट्स सन से लाइट रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, वो थोड़ा बैंड होने लग जाती है, वो थोड़ा बैंड होने लग जाती है, थोड़ा बैंड होने लग जाती है इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक जो लाइट है वो थोड़ा बैंड हो गई है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता मतलब वैक्यूम होता, तो ये लाइट रे कैसे जाती? ये सीधी ऊपर निकल जाती, ऊपर निकल जाती, और ऊपर कोई ऑब्जर्वर होता तो उसको दिखता, बट ऑब्जर्वर कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर की आई पर जो लाइट आती है, फाइनल डायरेक्शन के एग्जैक्टली पीछे इस ऑब्जर्वर को सन की इमेज दिखाई देती है ऊपर कहीं, तो फाइनल डायरेक्शन से एग्जैक्टली पीछे सन की इमेज ऊपर कहीं दिखाई देती है। तो रीजन यहाँ पर है कि सन की इमेज हॉराइजन के ऊपर क्यों दिखाई देती है जबकि है तो नीचे। इन जनरल हॉराइजन के नीचे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं दिखते, हॉराइजन के ऊपर ऊपर हमें दिखाई देते हैं, बट सन हॉराइजन के नीचे है एक्चुअल में, बट उसकी इमेज ऊपर दिखाई देने लग जाती है, और उसकी इमेज हमें कैसे दिखती है? बिल्कुल एक्चुअल सन जैसी ही दिखती है। तो एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट्स बिफोर, 2 मिनट पहले ही सन की इमेज राइज हो जाती है, तो 2 मिनट्स पहले सनराइज हो जाता है। और ये का यही फिनोमिना इवनिंग टाइम में, सनसेट टाइम में भी होता है कि सन पहले सेट हो जाता है, 2 मिनट पहले सेट हो जाता है, और सन की इमेज 2 मिनट बाद सेट होती है। तो इस तरह से मॉर्निंग और इवनिंग में जो सनसेट और सनराइज होते हैं उनके टाइम में 2 मिनट्स बिफोर 2 मिनट्स आफ्टर का ये जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस से डे की लेंथ 12 आवर्स 4 मिनट्स कंसीडर की जाती है, 12 आवर्स 4 मिनट कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द कीवर्ड, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द कीवर्ड। ओके, इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की भी बात आ जाती है। ये वैसे टॉपिक तो नहीं है सिलेबस में, बट स्टार से जो रेज आती है ऑब्जर्वर के आई पर, वो बीच में एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होने से, डेंसिटी चेंज होने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से, टेम्परेचर से डेंसिटी, डेंसिटी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कनेक्शन होता है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो लाइट रेज बैंड होती है, और जो इमेज बनती है उसकी पोजीशन चेंज होती है। और इमेज की पोजीशन मतलब स्टार की इमेज की पोजीशन चेंज होती है, तो वो थोड़ा हमें झिलमिलाते हुए या टिमटिमाते हुए, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देती है। तो ये रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होता है चैप्टर। रिफ्रैक्शन के बाद हम आपको पढ़ाते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर हम छोटी छोटी बातें और करते हैं, है ना, लेंस, ग्लास स्लैब, ये सब कुछ। चलिए, तो TIR को समझ के और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर एक टेंसर मीडियम है और ऊपर रेयर मीडियम है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, और लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है। अभी देखते हैं कैसे। तो दिस इज डेंसर मीडियम और दिस इज रेयर मीडियम, और किसी लाइट सोर्स से लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती हुई रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहती है ना। तो ए पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, डेंसर से रेयर में जाएगी तो कहाँ बैंड होगी? देखो सही किया है ना, आवाज आ जाए एक दो की, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक बात, हम कह रहे हैं N2 इज लेस देन N1। फर्स्ट मीडियम डेंसर मीडियम है, सेकंड मीडियम रेयर मीडियम, बैंड होगी। तो फर्स्ट लाइट रे, एक और लाइट रे ले रहा हूं मैं O से B की तरफ, B पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, the magnitude of angle of incidence slightly greater than before,
धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे। तो अब आई की वैल्यू इंक्रीज हुई तो आर की वैल्यू पहले से और इंक्रीज हो जाएगी। ये लीजिए आर थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से यूजुअली हम लाइट रेज लेते जाएं और दूर, तो आप क्या पाएंगे, एक कंडीशन ऐसी होगी ए बी सी, यहाँ पर ले लेता हूँ, एक कंडीशन ऐसी जरूर होगी जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई की जिस वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड आर 90 हो जाता है, मतलब लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, इस तरह से हो जाती है, एरो देखिए, लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से हो जाती है। तो जिस एंगल पर ऐसा होता है उस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं उन दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल, है ना। N1 N2 की वैल्यू पर डिपेंड करती है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, आपको बता रखा है। एयर, डायमंड, एयर भी है ना ट्रांसपेरेंट मीडियम है, डायमंड भी ट्रांसपेरेंट है। तो एयर डायमंड इंटरफेस के लिए आईसी की वैल्यू सबसे लोवेस्ट होती है, सबसे मिनिमम होती है। अब ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट का इंपॉर्टेंस होता है। इस सी पॉइंट के बाद ओ से जो लाइट रे सरफेस पर इंसिडेंट करेगी, किस सरफेस पर, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पर, वो रेयर मीडियम में नहीं जा पाएगी। सी से पहले जो पॉइंट है यहाँ पर, उन पर जो लाइट रे इंसिडेंट करेगी वो, है ना, बाहर निकल जाएगी। बट सी के बाद वाली रेज बाहर नहीं निकल पाएगी, वो वापस सेम मीडियम में आ जाती है। रीजन, क्योंकि सी के बाद जितने भी पॉइंट्स है वहां पर आई की वैल्यू आईसी से और ज्यादा हो जाती है, और जब आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा हो जाती है, आईसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे वापस सेम डेंसर मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। और ये जो सेम मीडियम में बाउंस बैक करने की प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में बाउंस बैक करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। टोटल वर्ड क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पर लाइट का कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है। ये सरफेस ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसलिए लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दोनों वर्ड आ गए, टोटल, इंटरनल, रिफ्लेक्शन। इंटरनल आपको समझ में आ रहा है, अंदर के अंदर ही वापस आ जाए। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर पता लगता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा। व्हेन लाइट रे ट्रेवल इन डेंसर मीडियम, पहली बात, लाइट रे ट्रेवल इन डेंसर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट is greater than to the critical angle, then the light ray bounce back in the same denser medium after incident at the interface of two transparent mediums. तो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट करने के बाद वापस सेम डेंसर मीडियम में चले जाती है, कब, हेलो, यस ये नेहा शीतल हो गए ज्वाइन? यस सर। तो पीछे कैसे रह गए थे, नेहा की आवाज नहीं आई? यस सर। सर वो कनेक्टिविटी। अच्छा चलिए, तो टीआईआर की बात हमने कर ली, तो टीआईआर को आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम टीआईआर के फिनोमेना कर लेते हैं। तो दो ही बातें बताई थी, काफी बच्चों को बहुत बहुत अच्छे से पता होगी और लर्न भी करनी होगी। हमने दो नेसेसरी कंडीशंस करके भी लिखा है, क्या टीआईआर की दो नेसेसरी कंडीशंस हमने क्या लिखी है। पहली, लाइट रे शुड बी ट्रेवल इन डेंसर मीडियम, टीआईआर की पहली नेसेसरी कंडीशन है, लाइट रेज डेंसर मीडियम ही ट्रेवल करनी चाहिए। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन टू द क्रिटिकल एंगल। अगर ये दोनों बातें ट्रू है तो टीआईआर होगा ही होगा। जैसे यहाँ नहीं हो रहा है, ए पर, बी पर, सी पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन पॉइंट्स पर एंगल की, ए बी, यहाँ पर कुछ और पॉइंट है, ये है सी, तो ए बी और ये जो पॉइंट है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। ये बाउंड्री वाली बात है। तो सी से पहले टीआईआर नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, सी के बाद टीआईआर होगा। दैट्स इट। ओके, अब
PIR में आप मिराज इफेक्ट को पहले पढ़ लेते हैं। चलिए मिराज इफेक्ट बताते हैं आपको। मिराज इफेक्ट में है ना, बहुत डेजर्ट वाले ड्राई एरियाज जो होते हैं, है ना, दिन के टाइम अगर बहुत हॉट डे है, सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और सनलाइट सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, ड्राई सरफेस है, तो सरफेस सन की रेस को एब्जॉर्ब करता है और सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और वो एयर हॉट एयर हो जाती है और वो रेयर भी हो जाती है। तो इन डेजर्ट एरिया और, है ना, और हाईवेज, है ना, जो कोल टार हाईवे होते हैं ब्लैक कलर के, तो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने से गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और गैस रेयर हो जाती है, ठीक है, एयर जो है वो रेयर हो जाती है। और हाइट पर जो एयर होती है कंपैरेटिवली, वो कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर की होती है, इतनी हीट एनर्जी मिलती नहीं है उसको क्योंकि वो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। तो ये जो अपर साइड में है, हाइट पर जो एयर है वो कंपैरेटिवली डेंसर एयर होती है और जो नीचे एयर है वो कंपैरेटिवली रेयर हो जाती है। और जैसे जैसे सरफेस से ऊपर हाइट को इंक्रीज करते हैं, सरफेस से हाइट को इंक्रीज करते हैं, तो रेयर एयर कैसी होती है, कोई बताए मुझे। एक डे टाइम है, हॉट डेज और 12 o'clock या 2 o'clock का टाइम है, सरफेस से हाइट बढ़ाते जाएं तो एयर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सर डिक्रीज हो, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। डेंसिटी, एयर की डेंसिटी इंक्रीज होगी सर, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। तो सरफेस के पास में हॉट एयर है, हॉट एयर का की डेंसिटी कम होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। और सरफेस से हाइट बढ़ती जाती है तो कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होता जाता है एयर का, और टेम्परेचर कम होने से डेंसिटी ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो ऊपर वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, नीचे वाला मीडियम रेयर मीडियम है, पहली बात, है ना, पहली बात। अब मिराज इफेक्ट को समझते हैं। तो लेट यहाँ पर कोई टॉल ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट राइट कहीं भी ले सकते हैं हमारी मर्जी, जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई मैंने शो की, ठीक है, यहाँ पर एक टॉल, चलिए सन की पोजीशन थोड़ी चेंज करते हैं, यहाँ पर एक टॉल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर एक टॉल ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, तो है ना, इस पर कोई कुछ कह रहा है। ये टॉल ऑब्जेक्ट जो है कोई पोल हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल या ट्री हो सकता है, या नेशनल हाईवे पे आप देखते हैं कि व्हीकल आते हैं, तो व्हीकल बहुत दूर उनकी इन्वर्टेड इमेजेस दिख जाती है, बहुत अच्छे से अगर मिराज इफेक्ट हो रहा है। अदरवाइज आपको वाटर के होने का इल्यूजन हो जाता है। आपको क्यों होता है इल्यूजन, क्योंकि ब्लू जो स्काई है उससे भी इनफाइनाइट रेज नीचे की तरफ आ रही है और वो ग्राउंड को टच ही नहीं कर पाती, और ग्राउंड के कुछ पहले ही, ग्राउंड के लेवल से कुछ पहले ही वो वापस PIR होकर, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आती है। और जब वो हमारी आई पर स्ट्राइक करती है तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ वाटर है, क्योंकि ब्लू स्काई से इस तरह से रिफ्लेक्शन वाटर पूल्स में, लेक्स में भी होता है, तो हमें एक रॉन्ग इंप्रेशन हो जाता है, एक इल्यूजन हो जाता है। ओके, तो अभी हम समझते हैं। तो O पॉइंट से जो लाइट रे ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, है ना, ये फ्री है, कोई लाइट का सोर्स नहीं है, एक्चुअल में इनफाइनाइट लाइट रेज आसमान से, सन से आती है, तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो वो O पॉइंट से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रही है, सभी तरफ जाती है, तो जो डाउनवर्ड आ रही है वो एक्चुअल में सीधी नहीं चलकर धीरे धीरे बैंड होती रहती है, बैंड होती रहती है, बैंड होती रहती है। बैंड क्यों होती है, तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया। सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, टेम्परेचर कम होने से ऊपर की एयर कंपैरेटिवली डेंसर एयर होती है और सरफेस के नियर एयर काफी रेयर हो जाती है और कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्शन होता है। हमें पता है रिफ्रैक्शन का रूल, डेंसर से रेयर में आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है, तो कहाँ बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से बैंड होती रहती है और एक कंडीशन ऐसी आती है, जस्ट
अबाउट टू दी सरफेस, जब आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा हो जाती है, अब कितनी होती है हमें नहीं पता, एक कंडीशन ऐसी आती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, लाइट रे वापस यू टर्न लेती है, यू टर्न तो नहीं बोलेंगे, लाइट रे बाउंस बैक कर जाती है उस सेम डेंसर मीडियम में जिससे वो आ रही थी, जिससे वो आ रही थी। इस तरह से कर्व होता है पाथ। और अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अगर किसी ऑब्जर्वर की यहाँ पर पोजीशन है, तो उस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है। तो हम हमेशा जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो जिस डायरेक्शन से आई पर लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, हमें एग्जैक्टली उसके पीछे दिखाई देता है, बिल्कुल उसके बैक साइड में दिखाई देता है। तो इस फाइनल डायरेक्शन, ऑब्जर्वर की आई पर जो फाइनल डायरेक्शन है, उसको हमें बैक इंक्रीज करना होता है ना, इमेज की पोजीशन पता लगाने के लिए। तो ये मैंने इसको बैक इंक्रीज किया, इमेज की पोजीशन पता लगाने। तो आपको ये जो ट्री ग्राउंड के ऊपर है, इसकी इमेज है ना, इसकी इमेज आपको दिखाई देगी। कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो इन्वर्टेड इमेजेस इन जनरल कहाँ दिखाई देती है, तो ऐसी इन्वर्टेड इमेजेस इन जनरल वाटर पूल्स ना, लेक्स, जहाँ भी वाटर है, ग्राउंड पर जहाँ भी वाटर है, उस सरफेस पर, वाटर की सरफेस पर ऐसी इन्वर्टेड इमेजेस इन जनरल हमें दिखाई देती है। और अगर आपको विदाउट वाटर, वाटर एक्चुअल में नहीं है, अगर वाटर नहीं है फिर भी इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, तो उस पर्सन को रॉन्ग इंप्रेशन हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है किसका, वाटर के होने का। वाटर है नहीं, बट लाइट रेज ग्राउंड पर स्ट्राइक नहीं कर रही है, ग्राउंड पर पहुंच नहीं पा रही है, वो ग्राउंड से पहले ही क्या हो गई, स्मूथली रिफ्लेक्ट हो गई। इंपॉर्टेंट बात है, स्मूथली रिफ्लेक्ट हो गई। हमें पता है नेशनल हाईवेज अगर आप बहुत माइन्यूटली देखें तो रफ सरफेसेस होते हैं, वो बहुत कोई मिरर की तरह स्मूथ सरफेसेस नहीं है, रफ सरफेसेस होते हैं। अगर लाइट रे ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाती तो उसका कौन सा रिफ्लेक्शन होता, इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन कभी भी इमेजेस नहीं बनाता। बट ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले ही उसका रिफ्लेक्शन हो गया। किसने किया, हॉट एयर ने किया, टीआईआर कर दिया। और टीआईआर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तो एक पॉइंट है, वो पॉइंट जिसकी इमेज बनाई है। इस ट्री पे जितने भी पॉइंट्स है उन सभी के साथ ऐसा ही होगा, और वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अपनी करस्पॉन्डिंग इमेजेस यहाँ बनाएंगे। इस ऑब्जर्वर को पूरा का पूरा ट्री भी इन्वर्टेड दिखाई दे सकता है, तो उस ऑब्जर्वर को रॉन्ग इंप्रेशन हो जाएगा किसका, यहाँ वाटर के होने का। आपको काफी मैंने पिक्स भी सेंड की थी, नेशनल हाईवेज पर जो व्हीकल्स होते हैं उनकी इन्वर्टेड इमेजेस दिखाई देने लग जाती है। दैट्स इट। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। और बताइए, इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर को आप पढ़ सकते हैं टीआईआर में। तो ऑप्टिकल फाइबर में एक सेंट्रल कोर होती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, क्वार्ट्ज या फिर किसी अच्छी क्वालिटी के ग्लास की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, 1.7। एक सेंट्रल कोर होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है। इस ट्रांसपेरेंट सिलेंडर के बहुत ही कम रेडियस के होते हैं ये फाइबर्स। इस ट्रांसपेरेंट सिलेंडर के चारों तरफ एक दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पॉलिश होती है कुछ थिकनेस तक, और इस पॉलिश को बोलते हैं क्लेडिंग। इस पॉलिश को बोलते हैं क्लेडिंग। और क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, 1.5। तो कोर जो है वो डेंसर मीडियम है, क्लेडिंग जो है वो रेयर मीडियम है, दोनों ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा पोर्शन मैंने दिखाया है। बहुत कम रेडियस के होते हैं, बहुत कम रेडियस के होते हैं, बहुत बड़ा करके दिखाया है। अब किसी लाइट है ना, लाइट रे को, लाइट के सिग्नल को हम कोर में एंटर करवाते हैं, और कुछ इस एंगल से एंटर करवाते हैं कि यहाँ पर आई की वैल्यू किससे ज्यादा रहे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहे, इंपॉर्टेंट। तो कोर में लाइट रे को एंटर करवाते हैं, कोर डेंसर मीडियम है, और इस तरह से एंटर करवाया जाता है कि जब वो कोर क्लेडिंग इंटरफेस पर स्ट्राइक करे, मार्कर कहाँ पर है, कोर क्लेडिंग इंटरफेस पर, तो वहां पर किसकी वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है, टीआईआर होता रहता है, और लाइट रे दूसरे एंड से बाहर निकल जाती है। ये तो बहुत छोटा सा लेंथ मैंने दिखाया है, बहुत
ज्यादा लेंथ के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। और अभी हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये इस ऑप्टिकल फाइबर से ही हो रहा है। इसमें एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस होती है जो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में या इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करती है। और लाइट की स्पीड हम सब जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप तक पहुंच रहा है ऑप्टिकल सिग्नल्स भी और ऑडियो सिग्नल्स भी। तो रीजन है स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। 30 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरे अर्थ के कितने ही राउंड कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह से तो ऑप्टिकल फाइबर्स में ऑप्टिकल सिग्नल्स ही ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए ट्रांसड्यूसर्स की भी नीड होती है इसके इनलेट और आउटलेट पर भी, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल्स में और वापस ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। चलिए और पूछिए, ये तो मैंने बताया। AIR से रिलेटेड कुछ बात पूछनी हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको कुछ रिफ्रैक्शन की बात बताएंगे। रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, लेंस, बीकर्स फॉर्मूला, लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फिर प्रिज्म, है ना, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ये तो बड़े छोटे छोटे टॉपिक थे और चलेंगे फास्ट। तो आपको कुछ याद आ जाए तो पूछ लेना, मैं आपको कुछ आगे बताता हूँ। चलिए तो एक टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और जब टॉपिक करते हैं तो पूरी क्लास लग जाती है और ये आप देखेंगे 5 to 7 मिनट्स में टॉपिक कंप्लीट करें। तो उसमें हमें प्रूव करना होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। एक फॉर्मूला है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, इसको डिडक्ट करना होता है, इसको डेराइव करना होता है। तो लेट AP भी एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस लाइन को आप बनाए या नहीं बनाए फर्क नहीं पड़ता है ना। इसके लेफ्ट साइड में रियर मीडियम है N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और उसके राइट साइड में N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस पर वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएगा ये APB स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो देखिए। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम 2 रेज लेते हैं मिनिमम। जो रे P पर इंसिडेंट करेगी वो नॉर्मल इंसिडेंट करेगी विदाउट एनी डेविएशन, आगे निकल जाएगी। और जो रे किसी Q पॉइंट पर इंसिडेंट करेगी उसका रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज इस तरह से बनेगी। अगर हम Q पर नॉर्मल ड्रॉ करें, है ना, तो नॉर्मल कहाँ से पास होता है, कोई बोले? स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल उसके सेंटर से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, दैट्स इट। हाँ, डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। तो पोल P से O का डिस्टेंस -U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसको। इमेज I यहाँ बनती है, पॉइंट इमेज बनेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो P से I का डिस्टेंस प्लस V, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं इसको। C अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने कहा है तो P से C का डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये C है ना, दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, डिपेंड करेगा APB कैसा है। तो अब यहाँ पर आप लिखते हैं एक एंगल अल्फा, यहाँ पर एक एंगल बीटा और यहाँ पर गामा। आप चाहे तो Q से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं और इस नॉर्मल को हम एंड पॉइंट कह देते हैं। फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब लिख देते हैं। तो फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट है, सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर आपको 2 ट्राइंगल बताए थे जिनसे आपको इक्वेशंस मिलना स्टार्ट होती है, और वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। कौन से 2 ट्राइंगल है? एक आप ले सकते हैं आई थिंक OQC। अब रट्टा लगा के मत बैठ जाना कि उस दिन तो सर आपने ये कहा था ना, OQC को आप कैसे भी लिख सकते हैं, COQ लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इन ट्राइंगल OQC आई क्या होगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल आई क्या होगा, इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस इंटीरियर एंगल बीटा। इन ट्राइंगल OQC कुछ गड़बड़ हो तो बताओ, सही हो तो बताओ सही है सर। अल्फा और बीटा इनका सम क्या होगा, आई के इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। एक बार एक और ट्राइंगल है और वो है IQC।
आई क्यू सी, दिखा सबको आई क्यू सी? आई क्यू एक्सटीरियर एंगल मुझे बीटा दिख रहा है और वो सम होगा आर प्लस गामा। तो आर इक्वल टू आप क्या लिखते हैं? बीटा माइनस गामा। कुछ बच्चों को तो पक्का याद हो गया होगा, ये भी सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम कर रहे हैं टॉपिक, हम याद हो गया होगा। ये जब दोनों आ जाते हैं तो उसके बाद हम स्नेल्स लॉ को याद कर सकते हैं, है ना। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, याद कर सकते हैं ना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये होता है, ठीक है। एंगल्स अगर स्मॉल हो, एंगल्स अगर स्मॉल हो तो एंगल्स स्मॉल कब होते हैं? तो क्यू पॉइंट जब पी के नियर होता है तो ऑटोमेटिकली एंगल्स स्मॉल हो जाते हैं। तो क्यू पॉइंट अगर पी के नियर है तो आई आर अल्फा बीटा गामा सारे एंगल्स स्मॉल हो जाते हैं। और जब साइन आई की बात करेंगे तो वो नियरली इक्वल टू आई हो जाएगा, साइन आर की बात करेंगे तो नियरली इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आई इंटू n1 आर इंटू n2, ये एक नया इक्वेशन आ गया। या इसको इक्वेशन पुट नहीं करके हम पहले इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट कर दें। तो आई की वैल्यू पुट करें तो आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू n1, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर दें बीटा माइनस गामा इंटू n2, ये एक नया इक्वेशन आ गया। अगर पहले से कोई इक्वेशन एक्स्ट्रा दिया होगा तो 4th नंबर होगा, अदरवाइज मैंने 3 लिखा है। अब आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज मिलेगी राइट एंगल ट्राइंगल्स से। डायग्राम में कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स है, उनसे अल्फा बीटा की वैल्यू पता करते हैं। कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू एन से देखें, ओ क्यू एन से देखें, tan अल्फा मिल जाएगा। tan अल्फा क्या होगा? तो क्यू एन अपॉन ओ एन, ठीक बात। राइट एंगल ट्राइंगल और सी क्या लें? सी क्यू एन, इसमें tan बीटा आपको मिल जाएगा और वो tan बीटा क्या होगा? क्यू एन अपॉन सी एन। इसी तरह से लास्ट एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल आई क्यू एन tan गामा इक्वल टू क्यू एन अपॉन आई एन। इस तरह से फिर आपको बताया था एंगल्स अगर स्मॉल हो तो tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा, tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, tan गामा नियरली इक्वल टू गामा। और ON जो होता है वो नियरली इक्वल टू किसके होता है? U के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। P पॉइंट N पॉइंट बहुत बहुत नियर है, Q अगर P के नियर है तो CN क्या होता है? CN नियरली इक्वल टू प्लस R हो जाता है, CN CP नियरली इक्वल होंगे। IN क्या होता है? तो IN नियरली इक्वल टू प्लस V हो जाता है, इस तरह से। अब आप अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, आप देखते हैं QN दोनों साइड में कैंसिल हो जाते हैं, है ना, इस तरह से। तो मैं QN अगर नहीं लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1 अपॉन U, QN कैंसिल हो जाएगा आगे जाकर, 1 अपॉन प्लस R, ये N1 यहाँ पर 1 अपॉन प्लस R माइनस 1 अपॉन V, QN कैंसिल हो जाएगा। N1 को अंदर प्रोडक्ट कर दें, N1 यहाँ N2 को अंदर प्रोडक्ट कर दें, N2 बाहर था उसको अंदर प्रोडक्ट कर दें, तो यहाँ आएगा N2 और यहाँ N2। फिर आप इधर उधर ट्रांसफर करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है ना, फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिल जाएगा ना स्टूडेंट्स। ये प्लस ही है ना, R वाली टर्म उधर जाएगी, V वाली N2 अपॉन V इधर आ जाएगा, ये आ गया N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U ऑलरेडी है, उधर N2 अपॉन R ऑलरेडी है, ये प्लस का N1 अपॉन R उधर जाएगा तो माइनस का N1 अपॉन R हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस फॉर्मूला को 2 टाइम यूज लेकर आप लेंस जेकब्स फॉर्मूला बना लेते हैं। फटाफट बात करते हैं उसकी भी। सर जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, तो क्या करूं? क्वेश्चन क्या है? सर इस फॉर्मूला में माइनस कॉमन आ जाएगा। मैं समझा नहीं। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में ये स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है A P B, है ना, और हमने यहाँ N1 लिया था, यहाँ N2 लिया था, और आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि N1 डेंसर है और N2 रेयर है, यही कह रहे हो ना? यस सर। N1 इज ग्रेटर देन N2 अगर हो जाए, यही कह रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इमेज इधर नहीं मिलेगी, है ना,
इधर नहीं मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी, उसका तो डायग्राम ही बिल्कुल अलग हो जाता है, डेरिवेशन का तरीका भी बहुत कुछ अलग हो जाएगा, वो बिल्कुल टॉपिक ही सेपरेट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और आपने इस तरह से रेज पहुंचाई है तो ये तो निकल जाएगी इधर, इस रे का यहाँ क्या होगा, तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बताइए कहाँ जाएगी ये रे, कोई बताएगा? कंडीशन ये रही, अभी अभी किसी ने कहा अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, मतलब पहला मीडियम ही डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड नहीं होगी, लाइट रे रेयर मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। तो अब इसको बैक इंक्रीज करना पड़ता है, तो ये बनती है इमेज, ये बनती है इमेज। तो यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ दिख भी जाएंगे। ओ क्यू यहाँ एन ले लेते हैं, आई क्यू एन ले लेते हैं, सी क्यू एन लेते हैं, बस इमेज की पोजीशन चेंज हो जाती है ना। तो आप जो कह रहे हो ना नेगेटिव साइन आता है, वो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ वी नेगेटिव होगा, ट्रू? यस सर। तो ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि जरूरत नहीं, तो जब कोई क्वेश्चन आता है तब हम पूरा डील करते हैं। चलिए अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हम लोगों को एक फॉर्मूला डेराइव करना होता है, 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसके डेरिवेशन के लिए हम सिंगल डायग्राम भी बना सकते हैं, दो डायग्राम भी बना सकते हैं। तो हम अगर सिंगल डायग्राम से बात को समझें, यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस है ये वाला फर्स्ट सरफेस, एक सरफेस है ये सेकंड सरफेस। तो लेफ्ट वाला हमने फर्स्ट बोला है, जिस पर लाइट रे पहले इंसिडेंट करेगी वो फर्स्ट, और जिस पर बाद में करेगी वो सेकंड। तो दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, एट फर्स्ट लाइट रे इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सरफेस, द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए एरो लगा ही देते हैं हम, ये है फर्स्ट सरफेस। ओके, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, r1 है, ठीक है। इस फर्स्ट सरफेस को नेमिंग दे देते हैं, लेट दिस इज a, दिस इज p, दिस इज b, p1 a और ये है p2 और ये b। तो फर्स्ट सरफेस जो है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है। फर्स्ट सरफेस के लिए n1 फर्स्ट मीडियम होगा और इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक डेंसर मीडियम है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो मार्कर देखो, यहाँ से मैं चला रहा हूँ A से P1 और P1 से B। तो ये जो पोर्शन मैंने बनाया है इसके लेफ्ट साइड में है ये N1 और इसके राइट साइड में है ये N2। तो फर्स्ट सरफेस के लिए N1 क्या है, फर्स्ट मीडियम, और N2 क्या है, सेकंड मीडियम, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने कह दिया R1 है, लेट यहाँ C1 है तो P1 से C1 तक का डिस्टेंस है R1, दैट्स इट। अब लाइट रे रेयर मीडियम से, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। तो हमें पता है कहाँ बैंड होगी, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये थोड़ा बैंड हो जाती है। याद आया, ओ से आपने यहाँ पर P लिखा था आई थिंक, और P के बाद यहाँ Q लिखा था, और आपको क्या बताया गया था कि Q पॉइंट को थोड़ा सा डाउन लेना, P के कंपैरिजन में लाइट रे डेविएट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल की तरफ। तो P पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो कुछ यहाँ पर पहुंचेगा C1, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब P से Q तक लाइट रे कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले डेंसर मीडियम में, यस यस, है ना। P से Q तक लाइट रे अंदर ट्रेवल कर रही है इस लेंस के, इस लेंस में दो सरफेसेस, इसको लेंस बोल सकते हैं, A P1 B P2 A, है ना। तो इसके अंदर डेंसर मीडियम है N2, इसमें ट्रेवल कर रही है। अब लाइट रे Q पॉइंट पर स्ट्राइक करी, और Q पॉइंट किस सरफेस पर है, A P2 B, सेकंड सरफेस पर है, सेकंड सरफेस। अब सेकंड सरफेस रिफ्रैक्शन करेगा कैसे, तो सेकंड सरफेस पर अगर नॉर्मल आप ड्रॉ करें तो सेकंड सरफेस का नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में होगा, लाइट दिस इज C2, C2 से P2 तक का डिस्टेंस होगा R2। तो लाइट रे कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द डेंसर से नॉर्मल, रेयर में आ रही है, डेंसर से बाहर क्या है, रेयर। अभी मैं यहाँ N1 लिख देता हूँ तो कुछ बच्चों को यहाँ चक्कर आ जाता है, यहाँ भी N1 लिखा हुआ है, ये N1 है, यहाँ भी N1 और बीच में N2। तो अगर यहाँ पर हम लेंस रख दें तो लेंस के लेफ्ट में भी एयर है, लेंस के राइट में भी एयर है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, उसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह एयर ही तो है।
तो बस ये जो थिकनेस है यहाँ पर ग्लास है डेंसर मीडियम, तो अब लाइट रे Q पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो फाइनल इमेज यहाँ बनाएगी। हाँ, अब इस टॉपिक की इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, हम कहते हैं कि अगर सेकंड सरफेस एब्सेंट होता, इमेजिन करते हैं एक मोमेंट की, अगर सेकंड सरफेस होता ही नहीं तो Q पॉइंट होता ही नहीं और Q पॉइंट पर रिफ्रैक्शन भी नहीं होता, और ऐसी कंडीशन में इमेज कहाँ बनती, यहाँ बनती आई डैश। तो हम कह रहे हैं सेकंड सरफेस होता ही नहीं, Q पॉइंट होता ही नहीं, तो रिफ्रैक्शन सेकंड टाइम होता ही नहीं, तो इमेज बनती आई डैश। और ये आई डैश इमेज किसकी इमेज होती, फर्स्ट सरफेस की इमेज होती, फर्स्ट सरफेस की इमेज होती। तो फर्स्ट सरफेस के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, N2/V, है ना। तो V को हम क्या लिखते हैं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, V को हम लिखते हैं V डैश। फर्स्ट सरफेस के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, और OE P1 से या सेंटर से डिस्टेंस आप ले लेते हैं U, लेट U, ठीक है। N2 - N1/R1, R1 कहाँ है, हमने फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को, सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2 कहें। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस AP1B, AP1B के लिए फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया मैंने, है ना। और जो फाइनल इमेज है सेंटर से उसका डिस्टेंस आप V एज्यूम कर सकते हैं, है ना। थिन लेंसेज के लिए होता है ये सब कुछ। तो सेकंड सरफेस के लिए इक्वेशन बताइए क्या होगा, चलिए कोई एक जना बता दो सेकंड सरफेस के लिए इक्वेशन क्या होगा। मैंने V डैश भी लिखा है, V भी लिखा है, N2 भी लिखा है, N1 भी लिखा है, और सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सब कुछ लिखी हुई है डायग्राम में। तो लैंग्वेज में रीड करना आना चाहिए, याद आया कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये देखो स्टार्टिंग में ही दिमाग चलाना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस, तो सेकंड सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम कौन सा है, N2। बाकी लोग सेकंड सरफेस के लिए लेफ्ट वाला मीडियम कौन सा है, N2, और यही फर्स्ट मीडियम है। और सेकंड सरफेस में राइट वाला मीडियम कौन सा है, N1। तो ये सेकंड सरफेस हो जाएगा सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड मीडियम हो जाएगा सेकंड सरफेस के लिए, और ये फर्स्ट मीडियम है सेकंड सरफेस के लिए। तो हम लैंग्वेज में रीड करना अच्छे से ध्यान रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं ना, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको याद होगा सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जो कि फर्स्ट सरफेस की इमेज थी, जो कि फर्स्ट सरफेस की इमेज थी, लिखा था ना फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस। तो वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। ऑप्टिक्स में ऐसा होता है, अगर सक्सेसिव है ना लेंसेज रखे हों, तो प्रीवियस लेंस के लिए जो इमेज है वो नेक्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। तो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज होगी वो ही सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा है इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, वापस देखो, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, सब कुछ उल्टा, अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो N1 N2 चेंज हो गए, सेकंड सरफेस की इमेज डिस्टेंस ही है, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है। तो N1 N2 किस तरह से चेंज हुए वो ध्यान रखना। सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड और फर्स्ट को आपको ऐड करना है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ जाता है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो कौन सी टर्म कैंसिल हो जाती है, इसको देखो, नेगेटिव है N2/V डैश और यहाँ पॉजिटिव है N2/V डैश। जब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से ऐड करोगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। अब बाकी क्या बची, यहाँ पर N1/V, यहाँ पर माइनस N1/U, यहाँ पर N2 माइनस N1/R1, ठीक है R1, यहाँ पर N1 माइनस N2/R1। तो हम यहाँ से एक नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, है ना। वैसे क्या लिखते हैं प्लस और ये पूरा ब्रैकेट ऐसा का ऐसा, बट अगर नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक बात, सब कुछ ठीक चल रहा है, जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक चल रहा है। यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, N1 कॉमन ले लेते हैं, और इन दोनों से क्या कॉमन ले लेते हैं, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा वो देखिए, कॉमन ले लिया N2 माइनस N1, यहाँ बचा 1/R1 माइनस 1/R2।
तो इधर कॉमन ले लिया n1 और इधर कॉमन ले लिया n2 माइनस n। फिर इस n1 को डिवाइड कर देते हैं यहाँ नीचे, डिवाइड में पहुंचा दिया जाए, तो ये हो गया n2 अपॉन n1 और -1। इस तरह से आगे बढ़े। फिर आपको बताया था कुछ लोग लिख देते हैं 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू को 1 अपॉन एफ, बचपन में पढ़ा होगा इसलिए लिख देते हैं, बट ऐसा करते नहीं, ये करेक्ट मेथड नहीं है। बस लिखा क्या जाता है, एक रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट है ना कहाँ पर हो, इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसके फोकस पर बनती है। ये कॉन्सेप्ट होता है। कोई लेंस हो कोई मिरर हो सभी के लिए, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है इंफिनिटी और ये हो जाता है 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0। इस तरह से आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ट्रू। कुछ बच्चे बोलते रहते हैं कि सर जब ये इक्वेशंस लिखते हैं ना तो साइन कन्वेंशन रूल यूज क्यों नहीं लेते, तो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाते हैं तो साइन कन्वेंशन रूल यूज नहीं लेते। जब हमने इस फॉर्मूले को डेराइव किया था, सिंगल फॉर्मूले को, जब इस सिंगल फॉर्मूले को डेराइव किया था तब हमने साइन कन्वेंशन रूल यूज लिया था। अब फॉर्मूलाज से आप फॉर्मूलाज बना रहे हैं तो वापस साइन कन्वेंशन रूल यूज नहीं लेते। दैट्स इट। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। बताइए कोई डाउट हो तो, इसके आसपास कोई न्यूमेरिकल आपने किया हो या कुछ, नहीं तो मैं प्रिज्म पे आऊंगा, सिंपल माइक्रोस्कोप पे आऊंगा और देखते हैं कितना ही करेंगे फिर। बताइए। तो 15 दिन का चैप्टर एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम पोर्शन आपका रिवाइज हो जाएगा। बताइए, तो डाउट नहीं है तो हम प्रिज्म पे आए फिर, और आपको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो प्रिज्म के लिए फॉर्मूला डेराइव करते हैं। ये टॉपिक भी ऐसा लग रहा है कि कितनी बार कर लिया। तो प्रिज्म फॉर्मूला होता क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रिज्म एंगल ए, minimum deviation angle produced by a prism, second physical quantity, and refractive index of prism with respect to refractive index of its surrounding। इन तीनों पे रिलेशन होता है। तो हम लिखते हैं n इक्वल टू, है ना, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। कुछ गलत तो नहीं लिखा? प्रिज्म फॉर्मूला ये होता है। यस सर। ट्रू। तो चलिए किसी से पूछते हैं एक बात, है 25 प्लस स्टूडेंट, कौन बताएगा? चलिए बताइए, कनिका अग्रवाल। कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते तो बाउंस मार देते। कनिका अग्रवाल, आवाज आ रही है? जल्दी बोलो हाँ ना। मुझे पता है आपको आवाज आ रही है, हाँ ना तो आप बोले तो मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कुछ। तो इनका मन नहीं है शायद। चलिए जिसका मन है वो कोई भी बताएं। प्रिज्म फॉर्मूला फॉर अ थिन प्रिज्म। कोई भी नहीं? प्रिज्म फॉर्मूला फॉर अ थिन प्रिज्म होता L है minimum is equals to a n minus 1. n इक्वल टू a n माइनस 1। ये बताया क्या? डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू हाँ, Yes sir. डेल्टा मिनिमम इक्वल टू, अभी कुछ ठीक लग रहा है। तो थिन प्रिज्म के लिए भी होता है। कब? जब एंगल अगर स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, 2 से 2 कैंसिल। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए को इधर ए को इधर, तो आपको ऐसा कुछ इक्वेशन मिलता है, ए प्लस डेल्टा मिनिमम, है ना। फिर आप ट्रांसफर कर देते हैं ए को इधर तो माइनस ए, फिर आप ए कॉमन ले लेते हैं तो बस ये रिजल्ट आ गया, है ना। तो थिन प्रिज्म के लिए भी होता है। अब मेन प्रिज्म फॉर्मूला जो है किसी भी प्रिज्म के लिए वो क्या होता है, डेरिवेशन आप करते हैं तो प्रिज्म लाइट रे को डेविएट करता है। एक बार में कोई लाइट रे 2 बार रिफ्रैक्ट होती है किसी प्रिज्म से। लेट एबीसी एक प्रिज्म है तो एबी फेस पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, लेट किसी पॉइंट क्यू पर, पी से लाइट रे आ रही थी, देन सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ आर पर और किसी एस पॉइंट से होते हुए निकल गई लाइट रे।
दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते थे रिफ्रैक्टेड रे। चलिए Q पॉइंट पर नॉर्मल आप ड्रॉ करते हैं, R पॉइंट पर भी नॉर्मल आप ड्रॉ करते हैं, ये दोनों नॉर्मल्स जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको आप कुछ पॉइंट बोल देते हैं, लाइक D पॉइंट है, ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को आपको फॉरवर्ड इंक्रीज करना होता है, प्रैक्टिस अच्छी हो जानी चाहिए, है ना। और फिर जो एमर्जेंट रे है उसको बैक इंक्रीज करते हैं, तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है O पॉइंट पर बनता है डेविएशन एंगल, है ना, O पॉइंट पर बनता है डेविएशन एंगल। यहाँ पर एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर हम कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। दिस इज रिफ्रैक्शन एंगल R1, और यहाँ एक्चुअल में इंसिडेंट एंगल है किसका, AC सरफेस का, बट इसको लिखते R2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये एंगल है पूरा आई एंगल, ये कंप्लीट एंगल होता है आई, और ये ऊपर बचा हुआ एंगल क्या होता है, आई माइनस आर। इसी तरह से ये कंप्लीट एंगल ई है, तो इधर कंप्लीट एंगल ई होता है, बट ये ऊपर बचा हुआ एंगल कितना होगा। चलिए तो डायग्राम कंप्लीट है। अब डेरिवेशन के लिए आप क्या क्या करते हैं, तो इसमें ट्राइंगल लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, कुछ इक्वेशन बनाते हैं, और बहुत जल्दी आप इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे, लेंस सॉरी प्रिज्म फॉर्मूला तक पहुंच जाएंगे। क्यू पॉइंट पर हम देख रहे हैं, चलिए पहले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। हमने देख लिया क्यू पर रिफ्रैक्शन हुआ, आर पर रिफ्रैक्शन हुआ, और क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिंग रे है। तो ट्राइंगल इसमें एक है ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ट्राइंगल ओ क्यू आर। ट्राइंगल ओ क्यू आर में आपको साफ साफ दिख रहा है डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, और आई माइनस R1 E माइनस R2 ये इंटीरियर एंगल। तो याद है ना, इस एंगल को मैंने क्या कहा था, I माइनस R1, तो ये है I माइनस R2, और इस एंगल को हमने क्या कहा था, E माइनस R2। तो इन दोनों एंगल का सम होगा डेल्टा। पहली बात इसको थोड़ा सा सही करके रख दी, तो I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, माइनस कॉमन ले लिया, दिस इज ठीक है। नीचे एक और ट्राइंगल है, वो है, इसको तो 1 पुट कर दें, कुछ भी पुट कर दें, QDR। तो QDR में R1 प्लस R2 प्लस B इक्वल टू 180, है ना, इन ट्राइंगल QDR। एक क्वाड्रिलेटरल है AQDR, सही बोल रहा हूँ, नाम सही बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ, AQDR उस दिन भी यही था। यस सर। यस नो, तो क्या दिक्कत क्या है, कोई है ही नहीं क्या क्लास में, बच्चे सारे ऐसे कैसे बैठे, बट बोल नहीं है। तो AQDR में 4 एंगल्स का सम 360, तो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल D प्लस एंगल R इक्वल टू 360 होता है। उसमें आपको पता है Q पर 90 डिग्री है, R पर भी 90 डिग्री है, तो Q पर 90 डिग्री है, R पर भी 90 डिग्री है, 90 प्लस 90 180, ठीक है। तो 180 को सब्ट्रैक्ट करना है उधर ले जाकर, तो बचा कितना, A प्लस D इक्वल टू 180, है ना। तो ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस हैं, इनसे आपको A और R1 R2 में रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 माइनस A इक्वल टू 0, ट्रू। सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने पर, है ना। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं A इक्वल टू R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फोर्थ इक्वेशन। अब फर्स्ट और फोर्थ से एक और रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, चलिए अभी नहीं लिखते, यहाँ R1 R2 ही रहने देते हैं। चलिए तो ये 50% से ज्यादा काम हो गया। अब इस टॉपिक की एक इम्पॉर्टेंट बात, एक फैक्ट है जो प्रैक्टिकल से पता लगता है, क्या, जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है, डेविएशन एंगल जो है O पर वो मिनिमम होता है, तो मिनिमम डेविएशन एंगल की कंडीशन में QR रे बेस BC के पैरेलल होती है, QR रे बेस BC के पैरेलल होती है ना। प्रैक्टिकल से जो फैक्ट पता लगते हैं एक्सपेरिमेंट करके, और फिर ज्योमेट्री से हमें एक बात पता लग जाती है कि I की वैल्यू E के बराबर होगी, I की वैल्यू E के बराबर होगी, कब, जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम हो, तो QR रे
बेस BC के पैरेलल होती है और साथ में I की वैल्यू E के बराबर हो जाती है। और फिर हम क्या देखते हैं, R1 की वैल्यू R2 के भी इक्वल हो जाती है ज्योमेट्री से। तो ये दो बातें हैं। जैसे ही आप ये बातें अप्लाई कर दें इक्वेशन 1 पर 4 पर, तो आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा। तो इन बातों को इक्वेशन 4 पर अप्लाई करें और इक्वेशन 1 पर अप्लाई करें। 4 पर अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना, R2 को आप लिख सकते हैं R1, तो ये 4 से मिलेगा, ठीक है। और इस बात को आप अगर 1 पर अप्लाई कर दें तो डेल्टा मिनिमम 1 पर अप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा के प्लेस पर डेल्टा मिनिमम, ई के प्लेस पर आप आई लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2i। R1 को R1 लिखें, R2 को भी R1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2R1। और 2R1 को आप A भी लिख सकते हैं, है ना, तो R1 प्लस R2 2R1, 2R1 को A लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको I की वैल्यू मिलेगी, और I की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन 2, या A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, I की वैल्यू मिल गई। यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/2, है ना। तो इक्वेशन 3-4 बनाने के बाद कंडीशन की बात ध्यान रखें, एक कंडीशन की बात ध्यान रखें, जैसे कंडीशन अप्लाई करोगे आपको I यही मिलेगा, याद ही रखना है, R यही मिलेगा। मैंने आज इसको R1 ही कहा है, आप R2 भी लिख सकते हैं, है ना। अब Q पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो Q पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, साइन I, याद आ रहा है कुछ, बताइए क्या लिखूं नीचे। यहाँ N2 अपॉन N1 को N लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन आई, है ना। Q पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो साइन I अपॉन साइन R1, है ना, जो दिख रहा है वो लिख दिया मैंने, साइन R1। अब N इक्वल टू, फाइनली फॉर्मूला आ गया, I की वैल्यू कितनी है, A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, प्लस में ही तो है, अपॉन साइन R1 मतलब A/2, दैट्स इट। तो आपको समझने के बाद, है ना, एग्जाम के लिए लर्न भी हो जाना चाहिए, फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। और थिन प्रिज्म के लिए प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है डेल्टा मिनिमम इक्वल टू A ब्रैकेट N-1। ज्यादा टाइम नहीं लगता, एंगल्स को स्मॉल करने वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ काम आज हमने किया। तो टाइम क्या हुआ है, 4:03। अब आपके पास कोई डाउट हो तो पूछे, और आज की रिवीजन क्लास में आपको इतना ही बताया। सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक बार टेलीस्कोप भी बताना ना, है ना, तो मुझे उसका डायग्राम आपको बताना पड़ेगा, डायग्राम बताना पड़ेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर बता दिया तो टेलीस्कोप यस आपको सर, इजी उसका लगेगा। डायग्राम बहुत टिपिकल है। चलिए, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या काम करता है, तो बहुत टाइम से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्लियर और मैग्नीफाइड इमेजेस हमें दिखा देते हैं माइक्रोस्कोप आपको पता है दो टाइप है उसके, which two types? फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है बस, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मिनिमम दो तो होते ही आपके सिलेबस में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, ट्रू माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, सर वीडियो ब्लर आ रही है। ऑब्जेक्ट ए टाइनी सा ब्लर आ रही है, ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गड़बड़ यहीं से ही है, गड़बड़ यहीं से ही है। पावर कट रिफ्रेश करते हैं, बड़े दिनों के बाद गड़बड़ हुई है। हमारे एक और पार्टनर साहब ने क्लास स्टार्ट कर दी सेम प्लेटफॉर्म पर। हो गया यस, अभी बताइए।
यस सर, क्लियर है। तो अब सुनो ध्यान से, एक क्लास स्टार्ट हो रही है सर की, वहां पर उनका कॉल भी आ रहा है, सेम प्लेटफॉर्म पर वो भी क्लास लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, टेलीस्कोप और भी जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये हम क्या करेंगे टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock है ना, हमारी जो रेगुलर क्लास है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा। जो 4th चैप्टर है वो टेस्ट के बाद है ना, परसों स्टार्ट होगा। तो कल हम ये जो माइक्रोस्कोप है और जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कल मॉर्निंग 8 से 9, ठीक है, मॉर्निंग 8 to 9 उसमें डिस्कस कर लो। ठीक है, तो नेटवर्क इशू यहाँ बिल्कुल नहीं है, वो जूम का इशू था। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयारी करो, आपका लाइव टेस्ट होगा कल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।